नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में हैं। थोड़ी देर में वो साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर से मिलेंगे। जूनियर एनटीआर की फिल्म RRR सुपर डुपर हिट हुई है। अमित शाह और जूनियर एनटीआर की इस मुलाकात के सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के मिशन साउथ से भी जोड़ा जा रहा है। क्या वाकई में साउथ फिल्मों की सफलता के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल है? क्या बॉलीवुड के खिलाफ जो नया हैशटैग बायकॉट कल्चर शुरू हुआ है वो किसी खास के इशारे पर काम करता है? क्या बॉलीवुड सुपरस्टार को किसी खास वजह से टारगेट किया जा रहा है? हमने इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे, नॉर्थ से साउथ तक की पूरी स्टडी की, सुपरस्टार अक्षय कुमार से भी बात की, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप से भी बॉलीवुड के डर का सच जाना। सोशल मीडिया में जो कुछ दिखता है हकीकत उससे एकदम अलग है। जो भी ਹੁੰਦਾ है वो हम कर दें या फिर हम हवा विच एवं ही उड़ते फिरते हैं यहाँ से वहाँ। बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव खुद आते हैं। जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा। बायकॉट बॉलीवुड। बायकॉट आमिर खान। बायकॉट लाल सिंह चड्ढा। बायकॉट फिल्म रक्षाबंधन। पिछले 15 दिनों में अलग अलग हैशटैग ट्रेंड हुए। किन किन फिल्मों को क्यों बायकॉट करना है इसकी लिस्ट बनाई गई और बाकायदा उनके खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया गया। सोशल मीडिया पे झुंड में आते हैं क्योंकि झुंड से बाहर निकल गए, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं। वो भेड़ है, वो बकरियां हैं, भेड़ है वो, तो वो झुंड में ही रह के शेर बनते हैं, वो झुंड में आते हैं। लेकिन क्या वाकई में इन हैशटैग से नुकसान होता है या सिर्फ इसका शोर सोशल मीडिया तक सीमित है? ओ बॉयकॉट 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 बॉयकॉट। अरे अभी जिसको नहीं देखनी वो नहीं देखने आएगा, जिसको देखनी है वो देखने आएगा। हाँ, एक पूरा मूवमेंट अगर चलाना है बॉयकॉट तो चलाएंगे लोग। क्या करेंगे? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है। बायकॉट का ट्रेंड फिल्म लाल सिंह चड्ढा से जोर पकड़ा। आमिर खान की फिल्म 4 साल बाद आई और फिल्म की रिलीज से पहले उनके खिलाफ बायकॉट ट्रेंड शुरू हुए। बॉयकॉट का जो कल्चर है वो एक अजीब सा कल्चर है, जो सोशल मीडिया कल्चर है। ठीक है, अब उसमें कोई आदमी बोलेगा अरे इसको बॉयकॉट करे, उसको बॉयकॉट करे, तो क्या बोले मैं। पर एक लाल सिंह चड्ढा चले या जो भी फिल्म चले उससे फायदा तो हम ही को है ना। ये बायकॉट बॉलीवुड प्लान किसका है और किस फिल्म को कब और कैसे बायकॉट करना है ये कौन तय करता है? कैसे सोशल मीडिया में एकदम से हजारों ट्वीट पोस्ट शुरू हो जाते हैं? पिछले एक हफ्ते में बायकॉट लाल सिंह चड्ढा पर सबसे ज्यादा सर्च दिल्ली और राजस्थान में किया गया। यहाँ सर्च रेट 100 था। इसके बाद कर्नाटक जहां सर्च रेट 94 था, पश्चिम बंगाल में 91, महाराष्ट्र में 82, बिहार में 71, पंजाब में 68, हरियाणा में 68, यूपी में 65 और मध्य प्रदेश में 63। सबसे ज्यादा सर्च रेट का मतलब होता है सबसे ज्यादा चर्चा होना। लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ हैशटैग बायकॉट प्लान सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहा, बल्कि कई जगह सिनेमा घरों के बाहर भी लोग पहुंचे। जो भी लोग यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए आए, सब उसका बहिष्कार कीजिए। सबसे विनती कर रहा हूँ मैं, जो भी लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए आए हैं, सबसे विनती कर रहा हूँ टिकट मत खरीदिए। ये हिंदुओं के प्रति अगर कोई जाएगा तो उनका हम बहिष्कार करेंगे। सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कीजिए। कोई आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, तो टिकट के पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको। तुम्हारी बहन को क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब सवाल, क्या वाकई में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई? क्या आमिर खान बायकॉट ट्रेंड के आगे हार गए? मैं तो उन्हीं को चंगाऊं। आपका बच्चा अलग है। लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज हुई। पहले दिन 11.5 करोड़ की कमाई की और अब तक 55 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। आमिर खान की फीस को हटा दें तो फिल्म का बजट 180 करोड़ है।
आमिर खान की ये फिल्म पूरे 4 साल बाद आई है, बावजूद इसके वो थिएटर में जादू नहीं बिखेर पाए। इससे पहले आमिर खान फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आए थे। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने पहले दिन 52 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन फिर फिल्म फ्लॉप साबित हुई। मशहूर फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने जो रिव्यू लाल सिंह चड्ढा को दिए हैं, जो कमियां बताई हैं, उससे लगता नहीं फिल्म पर बायकॉट ट्रेंड का असर पड़ा है। तुम्हारे बहनों के सामने कुछ दिखता ही नहीं। बताओ बारात कब लाओगे मेरे घर? जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आमिर खान के साथ एक और फिल्म थिएटर पर आई थी, अक्षय कुमार की रक्षाबंधन। अक्षय कुमार की फिल्म के खिलाफ भी बायकॉट ट्रेंड चला। के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दे दे तुझे। फिल्म को बायकॉट करने की वजह फिल्म की लेखक कनिका ढिल्लों के ट्वीट बताए गए। दावा किया गया सुशांत मामले में कनिका उनके खिलाफ थी, कोरोना काल में हिंदुओं का मजाक उड़ा रही थी। अब रक्षाबंधन का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा वो भी देखिए। रक्षाबंधन भी 11 अगस्त को रिलीज हुई थी। पहले दिन 8.2 करोड़ रुपए कमाए। अब तक 38.75 करोड़ रुपए कमा चुकी है। फिल्म का बजट 65 करोड़ है, अक्षय कुमार की फीस को हटाकर। कई फिल्म स्टार डायरेक्टर अपनी फिल्म फ्लॉप होने पर बायकॉट कल्चर पर आरोप लगा रहे हैं। उनसे भी हमारी टीम ने बात की है, लेकिन कोई फिल्म फ्लॉप क्यों होती है और उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये सुपरस्टार अक्षय कुमार से समझिए। See, films are not working. It is our fault. It is my fault. Okay, I have to make the changes. I have to understand what the audience wants. I want to do my changes. I want to dismantle my way and the way I think what kind of films I should do. So it is nobody else to be blamed, but it is me. And यहाँ भी आपकी फिल्म जाती है, रिलीज होती है, there are people watching it, the media is watching it, the critics are watching it, the audience is watching it. They give whether they like the film or not. So there is nothing called safe. You have to work hard, and that's it. Period. अक्षय कुमार का सीधा फंडा है, फिल्म अच्छी होगी, मेहनत की जाएगी तो फिल्म चलेगी, अगर नहीं तो खुद में कमियां देखने की जरूरत है। लेकिन जाने माने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की सोच थोड़ी अलग है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की नई फिल्म दोबारा रिलीज हुई और साथ में बॉयकॉट कंट्रोवर्सी में भी फंस गई। एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने बायकॉट कल्चर पर कहा था, सोशल मीडिया में उनकी फिल्म का बायकॉट भी कर सकते हैं, और जब फिल्म रिलीज हुई तो पहले दिन ही फिल्म फ्लॉप करार दे दी गई। बायकॉट कल्चर पर सोशल मीडिया ट्रेंड पर अनुराग कश्यप से हमने बात की। बिंदास अनुराग कश्यप के बेबाक बोल। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन की फिल्मों को अगर बॉयकॉट किया जा रहा है तो हमको भी बॉयकॉट किया जा रहा है। कई बार जो है ना, ऐसी चीजें होती है ना, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है दुनिया में जो भी चीजें हो रही है उसका जवाब फिल्म वालों के पास होना जरूरी है। तो हर चीज वाला बॉयकॉट का जो कल्चर है वो एक अजीब सा कल्चर है, जो सोशल मीडिया कल्चर है। ठीक है, अब उसमें कोई आदमी बोलेगा अरे इसको बॉयकॉट करे, उसको बॉयकॉट करे, तो क्या बोले मैं, पर एक लाल सिंह चड्ढा चले या जो भी फिल्म चले उससे फायदा तो हम ही को है ना। करेक्ट, कोई भी फिल्म चलती है, पैसा इंडस्ट्री में आता है, उससे हम फिल्म बनाते हैं। करेक्ट, लेकिन जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जब होते हैं तो उसमें कभी भी आपको हमेशा नॉर्मल आंसर ही मिलेगा, लेकिन हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही नहीं होते। मीडिया भी हेडलाइंस ढूंढ रही है और नेगेटिव हेडलाइंस ज्यादा क्लिक बेट होती हैं। नेगेटिव हेडलाइंस से लोग ज्यादा सेंसेशनल बनाते हैं चीजों को, तो वो सवाल ही ऐसे पूछते हैं। और वो है बॉयकॉट 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 बॉयकॉट। अरे अभी जिसको नहीं देखनी वो नहीं देखने आएगा, जिसको देखनी है वो देखने आएगा। हाँ, ये एक पूरा मूवमेंट अगर चलाना है बॉयकॉट तो चलाएंगे लोग, करें, उनके दिमाग में जो भी चल रहा है। मैं जैसे पहले भी बोला था, वो लोग अभी भी सुशांत सिंह राजपूत को ट्रेंड कराते हैं, उसको लेकर के मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इंडस्ट्री में सबको काम ही करना है, किसी को और कुछ करना नहीं है। और अब ऐसा हो गया कि मतलब जिस तरह की बातें कहते हैं कि अरे हमने तुमको बनाया है, भाई तुमको किसने बोला हमको बनाने को, और तुम हमारे बनने के बाद क्यों बोल रहे हो हमने तुमको बनाया।
जब मैं 10 साल सड़क पे था तुम कहां थे? जब मेरी फिल्में बैन थी तुम कहां थे? तुमने मेरी कौन सी फिल्में सिनेमा हॉल में देखी हैं जो आज तुम कहते हो तुमने हमको बनाया? तुमने भी तो डाउनलोड करके देखी है ना। तो हमने तुमको बनाया, तुम्हारा हक बनता है हमारे साथ। नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, जैसे मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हें बताऊं मैं तुम कैसे जियो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे बताने को कि मैं क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं। तुम्हारा हक ही नहीं मेरी जिंदगी पे, जैसे मेरा हक नहीं है तुम्हारी जिंदगी पे। किसी का हक नहीं मेरी जिंदगी पे सिवाय मेरे। तो ये बात लोगों को नहीं समझ में आती, और आती भी है तो नहीं समझना चाहते हैं। तो उनको सबको, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में काम नहीं है, उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, वो झुंड में आते हैं, वो सोशल मीडिया पे झुंड में आते हैं, क्योंकि झुंड से बाहर निकल गए उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, वो भेड़ है, वो बकरियां हैं, भेड़ है वो। तो वो झुंड में ही रह के शेर बनते हैं, वो झुंड में आते हैं। वो अकेले आमने सामने आ जाए तो कोई बात ना कर सके, 2 मिनट का कॉन्वर्सेशन ना कर पाए, लेकिन वो झुंड में आते हैं, दूसरे को कॉपी पेस्ट करके डालते हैं, वो बॉट्स बन के आते हैं। तो ये जो चीजें ये चल रही हैं, और ये अब दुनिया भर में चल रही हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते। और ये भी कह रहे हैं कि हमारे बॉयकॉट मूवमेंट का मजाक उड़ाया है अनुराग कश्यप और तापसी ने। हाँ, तो उनको कहने दो, मजाक नहीं उड़ाएंगे तो क्या उड़ाएंगे? है क्या ये बॉयकॉट मूवमेंट से क्या होता है? आपको किस चीज का बॉयकॉट करना है? आपको लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बॉयकॉट करने से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रहेगी नहीं, या कोई फिल्म इंडस्ट्री रहेगी नहीं? हाँ, हमें डॉक्टर बोलते हैं कि मिठाई मत खाओ, तो क्या मिठाई बिकनी बंद हो गई है? हाँ, लोग डायबिटीज के शिकार है तो मिठाई नहीं बनती क्या? हाँ, लोग बदहजमी के शिकार हैं तो क्या लोग समोसे और छोले भटूरे नहीं खाते क्या? हम किसी के बॉयकॉट करने से मेरी जिंदगी थोड़ी ना खत्म है। तुम करो बॉयकॉट, मेरे पास इतने काम करने का, मुझे इतना काम आता है कि मैं कभी लाइफ में बेरोजगार नहीं रहूंगा। बॉयकॉट करके अपना खुश हो लेते हैं, अरे उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, मेरी फिल्म किसी ने देखी, वो कल को नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, वहां देखेंगे। उन्होंने तापसी की पिछली फिल्म शाबाश मिट्ठू बोला बॉयकॉट की, कोई देखने नहीं गया, देखी ना नेटफ्लिक्स पे आते ही ट्रेंड हुई ना। तुम्हें बॉयकॉट करने की क्या जरूरत है? मेरी तो पहली फिल्म रिलीज तक नहीं हुई आज तक, और मेरी फिल्में तो कोई थिएटर में गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करते हैं, उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर अब देखने, कौन देखने गया था गैंग्स ऑफ वासेपुर? दिखाओ मुझे टिकट, या रेवडी कौन सी फिल्म देखने गए थे? तो ये बकवास है, ये बकवास है, और ये कायर लोग हैं और कावर्ड लोग हैं जो असली हैं, बाकी तो नकली बॉट्स हैं। इस साल की बात करें तो बॉलीवुड की सिर्फ एक भूल भुलैया सुपरहिट हुई है, बाकी बड़े से बड़े स्टार को नाकामी ही मिली। फिल्म भूल भुलैया 2 20 मई को रिलीज हुई थी। पहले दिन 14.11 करोड़ रुपए की कमाई की। बजट 60 से 70 करोड़ का था और कमाई 186.12 करोड़ की। पहली बार हो रहा है बॉलीवुड की फिल्मों के लिए क्रेज कम हो गया है, जबकि नॉर्थ इंडिया में साउथ की फिल्में जबरदस्त धमाल मचा रही हैं। पहले बाहुबली, फिर KGF और अब RRR ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। भाषाओं की दीवारें तोड़ते हुए पैन इंडिया फिल्म्स बनी। बाहुबली 2 ने 1749 करोड़ की कमाई की। KGF चैप्टर 2 ने 1238.30 करोड़ का कलेक्शन किया। RRR ने 1131.10 करोड़ कमाए। अब हर किसी को 1770 फिल्म का इंतजार है, जिसकी कहानी राजा मौली के पिता विजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद बाहुबली फिल्म की कहानी लिख चुके हैं। ये फिल्म वंदे मातरम और सन्यासियों के संघर्ष पर होगी। इस फिल्म को अभी से पैन इंडिया फिल्म करार दे दिया गया है और बॉलीवुड के लिए अगला चैलेंज भी है। सारे देश अभी भी कायम है, हर जगह से लोग गुजर चुके हैं। हम लोग चाहे कितने भी बुरे फेज से गुजरे, हम अभी भी एक ऐसे देश में जहां लोग सिनेमा देखते हैं। तो मैं सिर्फ उसी में खुश हूं। मुझे फिल्म बनाने को अभी भी मिल रहा है तो मैं खुश हूं। लेकिन बॉलीवुड में क्या गलत हो रहा है, बॉलीवुड को ही सोचना है, बॉलीवुड की सोचना है। मुझे जो लगता है, मुझे लगता है अभी सबसे बड़ा जो दुश्मन है सिनेमा का वो है पैन इंडिया फिल्म। सो पैन इंडिया फिल्म जो है अपने आप बनती है, पैन इंडिया फिल्म बनाते नहीं है। पैन इंडिया फिल्म वो बनती है जिसका इंतजार हो रहा होता है, या फिर वो बनती है जो अच्छी निकलती है और वर्ड ऑफ माउथ से फैलती है, बन जाती है। करेक्ट। और कई पैन इंडिया फिल्म बनती हैं जैसे कि लोग उनको सालों भर देखते हैं, जैसे KGF सालों लोगों ने देखी और KGF 2 का वेट किया तो पैन इंडिया फिल्म बन गई। लोगों ने बाहुबली देखी, इतने लोगों ने ईगा नहीं देखी थी। राजा मौली जो है बहुत बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं पहले, करेक्ट, लेकिन बाहुबली देखने के बाद और सबके बाद जो 4 साल 5 साल का इंतजार था, उससे एक RRR बनती है। जो पैन इंडिया फिल्म बनती है उससे बनती है, वो अपने आप नहीं बनती, वो सीक्वल होती है या फिर वो फिल्म होती है जिसका बहुत भारी इंतजार हो रहा है बहुत सालों से,
और वो अपने आप बन जाती है फिर नहीं बनती है। अगर वो अच्छी नहीं निकली तो उतनी बड़ी डिजास्टर भी होती है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। क्या करेगी? तो मुझे बहुत बॉलीवुड की फिल्म फ्लॉप होने पर यही आरोप लगाए जाते हैं कि इसके पीछे राइट विंग विचारधारा है। राइट विंग और लेफ्ट विंग की लड़ाई में बॉलीवुड फंस गया। ये है एसएस राजामौली के पिता वी विजेंद्र प्रसाद, जो पहले आरएसएस की विचारधारा के विरोधी थे, लेकिन जब से उन्होंने आरएसएस को जाना है, समझा है, तब से वो आरएसएस के फैन हो गए। आरएसएस की सच्चाई लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। 3-4 साल पहले तक मुझे स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। आरएसएस के बारे में जैसी नकारात्मक छवि बाकी लोगों के मन में रहती है, वैसी ही मेरे मन में भी थी। 4 साल पहले आरएसएस पर एक फिल्म की कहानी लिखने का ऑफर मेरे पास आया। मुझे भी काम मिलेगा, कुछ आमदनी मिलेगी, सोचकर मैं उनके बारे में जानकारी लेने नागपुर गया। वहां मैंने मोहन भागवत जी से मुलाकात की। एक दिन मैं वहां रुका, तब मुझे समझ आया कि वास्तव में स्वयंसेवक संघ क्या है। मुझे आरएसएस को लेकर अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे एहसास हुआ कि आरएसएस से बड़ी देशभक्त संस्था और कोई नहीं है। मैं आरएसएस पर एक फिल्म और वेब सीरीज की कहानी लिखना चाहता हूं। मैंने ये खुद महसूस किया कि आरएसएस और उससे जुड़े लोग काम करने में भरोसा करते हैं, लेकिन उसका प्रचार नहीं करते। नॉर्थ इंडिया में साउथ फिल्मों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिस लिस्ट में कभी बॉलीवुड के सुपरस्टार राज करते थे, उस लिस्ट में उनको ढूंढना मुश्किल है। और मैक्स मीडिया की टॉप 10 लिस्ट में 9 स्टार साउथ के हैं। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर अक्षय कुमार हैं, जबकि टॉप 3 में विजय, प्रभास, जूनियर एनटीआर हैं। अब बात पैन इंडिया की टॉप 10 हीरोइन की, जिसमें समंथा नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर आलिया भट्ट, 5वें नंबर पर दीपिका पादुकोण है, 9वें नंबर पर कटरीना कैफ, 10वें नंबर पर कियारा आडवाणी है। बॉलीवुड फिल्म फ्लॉप होने के पीछे यह भी तर्क दिया जाता है कि बॉलीवुड इंडियन कल्चर को डिफेम करता है, हिंदू आस्था का मजाक बनाता है, जबकि दूसरी तरफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री इंडियन कल्चर को प्रमोट करती है। बिपाशा बासु ने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया, फोटो पोस्ट की, तो उसको भी साउथ फिल्म स्टार की लाइफ से कंपेयर किया जाने लगा। सोशल मीडिया में साउथ सुपरस्टार्स की फोटो बार बार शेयर की जाती है, खासकर जिसमें वो मंदिर में हो, गंगा आरती में शामिल हो। ये दिखाने की कोशिश की जाती है साउथ सुपरस्टार अपने धर्म का मजाक नहीं बनाते, बल्कि उनमें सच्ची आस्था रखते हैं। हिंदुओं के हित की मशाल 1964 से विश्व हिंदू परिषद ने जो जलाई है, वीएचपी दावा करती है कि उसको लगातार वो अमली जामा पहनाने की कोशिश करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। वीएचपी की स्थापना दिवस नागपुर में मना, वहीं नागपुर जहां संघ का मुख्यालय है। वीएचपी ने खुद के लिए 2024 तक कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है, तो कुछ लक्ष्य हैदराबाद के भाईजान ओवैसी का भी है, जिसको पूरा करने के लिए वो दिन रात किए हुए हैं। हर सभा में वो अपना एजेंडाधारी टेप बजाते हैं और खुद का सियासी गणित फिर करने की कोशिश करते हैं। क्या है वीएचपी की क्रोनोलॉजी और क्या है ओवैसी की पॉलिटिक्स, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदू हित के जिस प्रण के साथ 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, उसकी एक एक सीढ़ी को वीएचपी आज भी चढ़ने की कोशिश कर रही है। सिर पर भगवा साफा, हाथ में भगवा झंडा, वीएचपी के लिए हिंदुत्व की यही असली पहचान है। दुनिया भर में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 29 अगस्त यानी जन्माष्टमी के दिन 1964 को एक संस्था का निर्माण हुआ, जिसे विश्व हिंदू परिषद के नाम से जाना जाता है। मुंबई की सांदीपनि साधना शाला में हुए एक सम्मेलन के दौरान आरएसएस के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर ने प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव वीएचपी नाम के संगठन बनाने का दिया था।
भारत में वीएचपी से करीब 6.8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद जैसा आज है, इसके बारे में इसकी स्थापना के वक्त ही सोच लिया गया था। पूरा खाका तैयार कर लिया गया था। उसी परिपाटी पर वीएचपी आज भी काम करती है। उन्नीस के प्रयाग के कुंभ मेले में एक विश्व सम्मेलन के साथ ही इस संगठन का स्वरूप सामने आया। वीएचपी के बारे में यह फैसला किया गया कि यह गैर राजनीतिक संगठन होगा और राजनीतिक पार्टी का अधिकारी विश्व हिंदू परिषद का अधिकारी नहीं होगा। वीएचपी है तो गैर राजनीतिक संगठन, लेकिन सियासत से गठजोड़ बना रहा है, जो जुड़ता सीधे बीजेपी से ही है। वीएचपी के कई बड़े पदाधिकारी बीजेपी की सियासत को सींचते रहे हैं। फिर चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात करें या फिर विनय कटियार। आज की बीजेपी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वीएचपी की पाठशाला से निकले सियासतदान हैं। केशव प्रसाद मौर्य की भी जड़ें वीएचपी से जुड़ी रही हैं। वीएचपी के गठन के वक्त ही इस संगठन का कार्य और उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिया गया था। वीएचपी का उद्देश्य हिंदू समाज को मजबूत करना था और है। हिंदू जीवन दर्शन और आध्यात्म की रक्षा, संवर्धन और प्रचार भी वीएचपी का उद्देश्य है। विदेशों में रहने वाले हिंदुओं से तालमेल रखना, हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्हें संगठित करना और मदद करना भी वीएचपी का मकसद है। विश्व हिंदू परिषद किन किन क्षेत्रों में काम करता है? हिंदुओं का एकमात्र संगठन विश्व हिंदू परिषद है, जो सभी हिंदू समाज को जागरूक करने का काम करता है। अभी हम देखते हैं कि वनवासी आदिवासी क्षेत्र में हमारे एकल विद्यालय चालू हैं, जहां हमारे प्रचारक एक वनवासी क्षेत्र में जाके बच्चों की एक जंगल में क्लास लेके उनको शिक्षित करने का कार्यक्रम करते हैं। समाज से छुआछूत भेदभाव मिटाने का कार्य विश्व हिंदू परिषद करती है और हिंदुओं का संपूर्ण भारत में जो जागरण जो है वो विश्व हिंदू परिषद अपने माध्यम से करती है। विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व का नारा लेकर चल रहा है, लव जिहाद के खिलाफ काम कर रहा है। किन किन क्षेत्रों में हिंदुत्व को जगा रहा है? देखिए, पूरी दुनिया को मालूम है कि भारतवर्ष में लव जिहाद के केस एक साल के अंदर 40,000 ऐसे लव जिहाद के केस आए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म प्रचार के माध्यम से ये ठहराया है कि हर बस्तियों में जाके जन जागरण अभियान चलाना है। तो उसके माध्यम से हम महिलाओं को जागरूक करते हैं कि अगर वो लव जिहाद का शिकार होती हैं तो आने वाले समय में किस तरह की परिस्थिति उनके सामने आ सकती है। वीएचपी अपने हिंदूवादी सिद्धांतों और उनकी रक्षा के लिए काम करती है। वीएचपी हिंदू हित की बात करती है, लेकिन केंद्र में उसके बीजेपी भी होती है। हिंदू हित में हिंदू वोट भी छिपा होता है और जब वीएचपी सियासत की पिच पर होती है तो वो बैटिंग बीजेपी के लिए ही करती है। आरएसएस का सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद प्रत्यक्ष रूप से न लोकसभा का चुनाव लड़ता है, न विधानसभा का चुनाव लड़ता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद अपने सहयोगी संगठन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरा प्रयास करता है। चाहे वो विधानसभा का किसी भी राज्य का चुनाव हो, चाहे देश का लोकसभा का चुनाव हो। विश्व हिंदू परिषद ने 2024 के चुनाव के लिए एक लक्ष्य रखा है। 2024 तक विश्व हिंदू परिषद ने लक्ष्य रखा है कि 1 लाख गांवों तक अपने कार्यों का वो विस्तार करेंगे, साथ ही साथ 1 करोड़ स्वयंसेवक को तैयार करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का षष्ठ पूर्ति से होने वाला है 2024 में। उसको लक्ष्य लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अपने कार्य के विस्तार की योजनाएं तैयार कर ली है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का सहयोगी संगठन है। दोनों को मूल में समाज का भला करना है, समाज के लिए काम करना है। विश्व हिंदू परिषद का मकसद केवल हिंदू हित की रक्षा की बात करना है, जबकि आरएसएस का पटल वृहद है, समाज देश की बात करती है। किसी संगठन पर निर्भर होकर, किसी सरकार, पार्टी, व्यक्ति, इन पर निर्भर होकर समाज, ये देश बनते नहीं है। देश बनने के लिए ये सब होना आवश्यक रहता है, संगठन होना आवश्यक रहता है, नेता होना आवश्यक रहता है, कोई ना कोई विचारधारा, नीति लेकर चलने वाले लोग समूह वो होना आवश्यक रहता है। सरकार की व्यवस्था आवश्यक रहती है, शासन प्रशासन के बिना चलता नहीं। परंतु ये सब सहायक है, जिसके बलबूते ये सब बनते हैं और अपना काम ठीक करते हैं।
वो इन सबका मालिक, इनको बनाने वाला होता है समाज। और समाज यानी समाज का प्रत्येक व्यक्ति। उदयपुर में जब कन्हैयालाल की निर्मम हत्या हुई तो हिंदू हित और हिंदू रक्षा के नाम पर सबसे पहले वीएचपी सामने आई। कन्हैयालाल की हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद ने पहल की, हिंदुओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए। ये नंबर मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश के 20 राज्यों के लिए थे। दावा किया गया था कि इन नंबरों पर कोई भी हिंदू रक्षा मांग सकता है और बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर के हिंदुओं की रक्षा करेंगे। हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है, तो ओवैसी भी सियासत की लकीर खींच रहे हैं। ओवैसी उस टीपू सुल्तान के गुणगान कर रहे हैं जिसे बीजेपी एंटी हिंदू बताती है। बीजेपी और हिंदूवादी पार्टियां टीपू सुल्तान को नायक भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बैरिस्टर भाईजान टीपू सुल्तान को आजादी का महान नायक बता रहे हैं। टीपू सुल्तान के ताल्लुक से बहुत सी बातें हमारे मुसलमानों से नफरत करने वाले कहते हैं कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ था। आज इस जलसे से उनको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि टीपू हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, टीपू उन मुसलमानों के भी खिलाफ था जो अंग्रेजों की गुलामी को कबूल कर चुके थे, जैसा कि निजाम वक्त ने किया था। टीपू ने मराठाओं के खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से मिले थे उस वक्त के मराठा। टीपू कर्नाटका के नवाब के खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि टीपू ने मुसलमानों की जमात को अपनी सल्तनत से बाहर कर दिया था। टीपू ईसाइयों के भी खिलाफ था क्योंकि अंग्रेजों से मिले हुए थे। ये टीपू सुल्तान था। मगर आज उन लोगों को जवाब देना जरूरी है कि जो टीपू सुल्तान के ताल्लुक से ये कहते हैं कि टीपू हिंदू भाइयों के खिलाफ था। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की पूरी सियासत मुस्लिम बनाम हिंदू के इर्द गिर्द ही घूमती है। महबूबनगर में जब बैरिस्टर भाईजान बोल रहे थे तो उन्होंने अपना हिंदू मुस्लिम वाला टेप फिर से बजा दिया। ओवैसी बात तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की कर रहे थे, लेकिन केंद्र में उनके मुस्लिम थे। ओवैसी खुलकर मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ओवैसी ने टीपू सुल्तान को मुजाहिदीन बताया तो हमला सावरकर पर किया। वो सावरकर जिन्हें बीजेपी आदर्श मानती है, आजादी का नायक मानती है, हिंदुत्व का ध्वजा वाहक मानती है। सुनिए ओवैसी ने टीपू सुल्तान और वीर सावरकर के बारे में क्या कहा। आज वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं और टीपू सुल्तान की कुर्बानी को मिटाना चाहते हैं। टीपू ने 4 मरतबा अंग्रेजों से जंग की और सावरकर ने 4 मरतबा अंग्रेजों से माफी का खत लिखा। यह फर्क है टीपू में और सावरकर ने। टीपू ने जंग लड़ी तलवार के साथ और 17 साल टीपू को हमेशा मुकाबला करना पड़ा अंग्रेजों से, तो कभी निजाम वक्त से, तो कभी मराठाओं से। टीपू अजीम मुजाहिदीन आजादी है इस भारत का। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने टीपू की फोटो भारत के संविधान की पहली किताब में झांसी की रानी के साथ शाये की। तो जो लोग आज टीपू और सावरकर की बहस कर रहे हैं, कहां जमीन और कहां आसमान, कोई मुकाबला नहीं हो सकता टीपू से। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी में शहादत देने वालों को याद कर रहा है, लेकिन ओवैसी को जलियांवाला बाग घटना में याद आए तो केवल मुस्लिम शहीद लोग, क्योंकि ओवैसी की सियासत को यही सूट करता है। खालिद साहब कारपेट फैक्ट्री के मुलाजिम 70 साल के हैं। अब्दुल्ला वल्द लाल मोहम्मद 20 साल के, अहमददीन करीम बख्श के बेटे 20 साल के, अहमद खान 11 साल का बच्चा, कमसिन बच्चा, बरकात अहमद 20 साल के, इलाही बख्श, फतेह मोहम्मद, शमसुद्दीन, शेख जान, उमर बख्श, फेरोजुद्दीन, यानी हिंदू मुसलमान सबका सिख का खून इसमें शामिल था, क्योंकि भारत को आजाद करना था। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों
ताकि जलियांवाला बाग में मुसलमान भी शहीद हुए। याद रखना जरूरी है, हिंदू भाइयों के साथ और सिख भाइयों के साथ। नागपुर में वीएचपी का मार्च हुआ तो महबूब नगर में ओवैसी का हिंदू मुसलमान वाला टेप बजा। राजस्थान में भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। मॉब लिंचिंग के बहाने विवादित बयान दिया जा रहा है। ये बीजेपी के नेता ज्ञानदेवा आहूजा हैं। ज्ञानदेवा आहूजा अलवर में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए मृतक किसान के घर सांत्वना देने गए थे, लेकिन बातों ही बातों में विवादित बयान दे दिया। अब तक तो 5 हमने मारे मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो जो वो किसी की वो तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है। वो बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। ज्ञानदेव आहूजा के बयान पर जब सियासत होने लगी, बवाल बढ़ा तो सफाई भी दे डाली। सुनिए ज्ञानदेव आहूजा अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। मारे हैं क्या गोकशी करने वालों? अलग अलग समय, एक समय नहीं, अलग अलग समय गौ तस्कर जो ना पिटे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, घायल हुए। तो लेकिन अगर आप इस तरीके से स्वीकारेंगे तो कांग्रेस का मामला दर्ज होना चाहिए कि भाई आपने मारे हैं, ये तो सीधी बात आ रही है। हमारे लोगों ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने की, और लेकिन चूंकि मर गए तो अब बड़ी गाड़ी आपके पास है, छोटी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो गलती चाहे छोटी गाड़ी मोटरसाइकिल की, कार की है, स्कूटर की, गलती बड़ी गाड़ी की मानी जाएगी। वो चूंकि मर गए तो उसको हत्या कर केस कायम करके हमारे। आप ये भी कह रहे हैं कि भाई ठोको उनको, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको छुड़ा लेंगे। भागते हैं तो मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया, जो मेरा स्टेटमेंट विवादास्पद बनाया गया, अगर गौ कशी करोगे, तस्करी करोगे तो यूं ही मरोगे, ये मेरा स्टेटमेंट था। लोगों ने कहा ये गैरकानूनी, मैंने कहा वो गैरकानूनी काम करते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। का मामला दर्ज हो क्योंकि आप स्वीकार रहे हैं कि 5 को मारे हैं। ऐसा है, ये व्यक्तिगत बातचीत थी संघ के एक अधिकारी के साथ में, लेकिन कुछ विरोधी लोगों ने इस व्यक्तिगत बातचीत को भी रिकॉर्ड कर लिया। ये इरादतन कोई मेरा कहना नहीं था, कोई बाइट मैंने दी नहीं, कोई भाषण दिया नहीं, मेरा किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है, मन में किसी तरह का मलिन नहीं है, न मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ न ईसाइयों के खिलाफ हूँ। ज्ञानदेव आहूजा या फिर ओवैसी, दोनों का अपना अपना सेंटिमेंट है। ओवैसी सोते जागते मुस्लिम चिल्लाते हैं तो ज्ञानदेव आहूजा ने मॉब लिंचिंग पर बयान विवादित दिया, लेकिन इनके भी केंद्र में हिंदू मुसलमान था। अब भले ही ज्ञानदेव आहूजा सफाई दे रहे हैं। और पटना में आज सीएम नीतीश कुमार के काफिले की कार भीड़ के गुस्से की शिकार हो गई। नीतीश कुमार के काफिले में शामिल सिक्योरिटी की यह गाड़ी है। पटना के गौरीचक थाना इलाके के सोगी मोड़ से गुजरते वक्त भीड़ ने हमला कर दिया। गुस्साए लोगों ने सिक्योरिटी वालों की गाड़ी पर पथराव किया, लाठी डंडे से तोड़ डाला। दरअसल नीतीश कुमार गया जाने वाले थे, हालांकि सीएम को इस रूट से नहीं गुजरना था। सीएम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी गौरीचक से गुजर रही थी। यहाँ के सोगी मोड़ कस्बे में एक बच्चा 7 अगस्त को गायब हो गया था। आज उसका शव परिवार वालों को मिला। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लड़के के परिवार वालों ने आग जलाकर रास्ते को रोका। इसकी वजह से सीएम की सिक्योरिटी को वहां रुकना पड़ गया। सरकारी गाड़ी को देखते ही लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। सिक्योरिटी वालों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन भीड़ ने गाड़ियों को लाठी डंडों से तोड़ डाला। पथराव में कुछ सुरक्षा कर्मियों को चोटें भी आई हैं। अरे कोई होती है, कोई विधायक होती तो पूरा देखते मार के सब तोड़ ताड़ देंगे। सब प्रशासन की गाड़ी है, टोटल प्रशासन की गाड़ी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।